एक संपूर्णता में एक अप्रोच लेना चाहिए। और वो अप्रोच क्या है? द होल साइकिल, द होल चेन हैज टू बी हलाल फ्रॉम प्रोडक्शन टू फाइनेंसिंग। अब आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये होल साइकिल और होल चेन क्या है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि उद्देश्य सिर्फ जो अभी है उतने पे नहीं रुका हुआ है। जो $60 ट्रिलियन की इकॉनमी हो रही है 2024 में, वहीं तक नहीं है, इसको एक्सपैंड करने में क्या है। और ये बाय नेचर फंडामेंटली एक्सक्लूजनरी है इनका मोटिव, कि अभी जहां तक है उसमें तो आ रहा है कि बाबा रामदेव भी जो है वो भी अपना चिप्स छाप रहे हैं, उस पर हलाल कर रहे हैं। अब इनका है एंड टू एंड, आलू उपजाने वाला भी मुस्लिम होना चाहिए, जो बेच रहा है रिटेलर वो भी, थोक में जो ले रहा है वो भी, उसके बाद उसको छीलने वाला, पूरी फैक्ट्री जो है हलाल सर्टिफिकेशन पे काम करे। ये पूरा जब तक नहीं होगा तब तक हलाल का पूरा साइकिल, जो ये रफ़े हनीफ हैं CEO HSBC अमाना मलेशिया के, और इन्होंने ये OIC का एक कॉन्फ्रेंस था हलाल इकॉनमी को लेके, वहाँ पे उन्होंने ये सारी बातें बोली। अब देखिए कि एक तरफ से इस तरह का इंसिस्टेंस आ रहा है और ये प्रोजेक्शन है इनका, ये इनका विज़न है कि हम आगे कहाँ जाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ अभी हमने और आपने कर्नाटक के कोस्टल टेम्पल्स का जो मेला होता है, तटीय क्षेत्रों में मेले चल रहे थे, तो उसमें कई मेला समितियों ने जो हिजाब वाला राव हुआ था और उसके बाद फिर लोग मान नहीं रहे थे, मुस्लिम शॉपकीपर्स ने दुकानें बंद कर ली थी, जो उडुपी का क्षेत्र है वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम लोगों को अपने मेले में व्यापार नहीं करने देंगे और उन्हें टेंडर प्रोसेस जो होता है उसमें हम नहीं आने देंगे। इस पर खूब बवाल हुआ। और फिर अगर आपको याद हो तो मल्लिकार्जुन टेम्पल है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ की जो देवस्थानम बोर्ड है उसको बोला कि तुम फंडामेंटल राइट टू लाइफ जो है उसको अफेक्ट कर रहे हो, अगर एक मुस्लिम को अपने प्रेमाइसेस में फूल या जो भी वो बेचना चाह रहा है वो बेचने नहीं दे रहे हो। और इसको पूरा जो इस्लामिक व्यापारियों का संगठन था उन्होंने पूरा हेल किया कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा किया है। सुप्रीम कोर्ट और क्या क्या करता है इसी बिंदु पर हम चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि एक तरफ है कि अपना तंत्र ये कंप्लीटली एक शेल क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें नॉन मुस्लिम्स आर नॉट इनवाइटेड, ये पूरा लिखा हुआ है, और अगर आपको आना है तो एक अलग फी देना पड़ेगा पर ईयर पर प्रोडक्ट, इस तरह से देना पड़ेगा। उसमें आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप मुस्लिम लोगों को रोजगार दें। ठीक, ये एक हो गया कि हमने अपना तो ये बना लिया। दूसरा ये है कि हर जगह लीगल रेमेडी का यूज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वहां जाकर कहते हैं कि हम हिंदुओं के जो मंदिर हैं, बड़े मंदिर हैं, उसके सामने हमें दुकान लगाने की अनुमति दी जाए। तो एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि कोर्ट किस तरह से एक वैसे तंत्र को जिसने अपने आप को परिभाषित कर लिया है कि हम तो जो है एंड टू एंड मुस्लिम जो रहेगा उसमें उसी को हम मानते हैं और वही तंत्र है, और तुम्हें बेचना है तो तुम जो है हलाल सर्टिफिकेशन तुम्हें लेना पड़ेगा, वो करके नॉन मुस्लिम्स को कंप्लीटली एक्सक्लूड कर दिया है। तो इस पे कोर्ट कोई संज्ञान नहीं लेती। और दूसरी तरफ जो चीज़ हिंदुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा शुद्ध है, पवित्र है, और वो ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो वहाँ पे चूंकि वो पूछता नहीं है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो और क्या बेच रहे हो, कहाँ से लाए हो, वो एज्यूम करता है सिर्फ फेथ के बल पे कि मैं जिस मंदिर में जा रहा हूँ उसकी समिति ने हिंदुओं को रोजगार दिया होगा या हिंदू ही दुकान खोले बैठा होगा। क्योंकि एक हिंदू जानता है कि फूल हो या घी हो या प्रसाद हो वो कहाँ से आया है, उसको प्रिपेयर करने में जो एक Investing in US stocks from India is completely paperless now. Get started in minutes. Create a free US stock account. एक तो आस्था होती है कि मैं ये जो बना रहा हूं ये अंततः भगवान के भोग में जाएगा, तो वो आस्था एक मुस्लिम में कहां से आएगी, क्यों आएगी? प्रश्न यह है कि जो बुतों से
नफरत करने का इतिहास रहा है, बुतों को तोड़ने का इतिहास रहा है, वो क्यों कर अपनी आस्था प्रसाद तैयार करते वक्त उस देवता में लगाएगा? ये एक प्रश्न हो सकता है। इसका उत्तर क्या है? तो फिर आप उसको बिठा देते हैं और जो हिंदू वहां पे जाता है वो तो नाम नहीं पूछेगा, और नाम अगर गलती से पूछ लिया तो वीडियो बन जाएगा और वो बिगट हो जाएगा, वो कम्युनल हो जाएगा। वो मुस्लिम कभी कम्युनल नहीं होता है जो रेस्टोरेंट में जाके पूछे कि ये हलाल है कि नहीं। हिंदू अगर पूछ देगा कि यहाँ झटका सर्व होता है कि नहीं, तो वो कम्युनल हो जाएगा। दोनों के अपने अपने मजहबी और धार्मिक अधिकार हैं, लेकिन एक सांप्रदायिक हो जाता है, एक नकारात्मक दृष्टिकोण से चलता है, एक हेट कर रहा है, घृणा कर रहा है, और दूसरा जो है नहीं, ये तो जी इनके मजहब की तो रिक्वायरमेंट है, ये तो करना पड़ेगा, ये तो ऐसे ही है। मतलब उनकी चीज़ें हमने स्वीकार कर ली। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 25,000 करोड़ का मीट का व्यापार है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भारत में, और 2021 के जनवरी तक संस्था जो है भारत में APEDA करके है, वो सिर्फ और सिर्फ हलाल मीट ही एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करती थी। मतलब आपको 25,000 करोड़ के मांस के व्यापार से अगर जुड़ना है तो सरकार ने इस तरह की व्यवस्था कर रखी थी कि सिर्फ उसमें हलाल वाले ही जुड़ सकते हैं। आप सोचिए इन बातों को। बाद में जो है लोगों ने हो हल्ला किया तो सरकार ने उस शब्द को और उस चीज को हटाया है। कोर्ट ने नहीं हटाया, कोर्ट लेकिन ज्ञान पूरा देते हैं। खैर, अब बात इस पे करते हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन कौन देता है, कहाँ से आता है, क्यों आवश्यक होता है। ये हलाल सर्टिफिकेशन मूलतः तब आया था कि कई ऐसे राष्ट्र हैं जहां आपको अगर सामान बेचना है तो वो चूंकि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं तो वो हलाल ही खाते हैं, तो आपको वहां बेचने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होगी। ठीक है, वहां जाने लगा। अब क्या हुआ कि जब यही हलाल तंत्र एक्सपैंड करने लगा तो इन्होंने कहा कि नहीं, भारत में भी 200 मिलियन 20 करोड़ के लगभग मुसलमान हैं, तो वो भी बहुत बड़ा मार्केट है, तो हमें तो उन्हें भी केटर करना है, तो उन्हें भी हलाल मिलना चाहिए भाई। तब उन्होंने यहाँ पर भी हलाल सर्टिफिकेशन, आप जाएंगे तो ग्रीन कलर का एक आपको मिलेगा, हलाल इंडिया लिमिटेड या जो भी 4-5 संस्थाएं हैं उनमें से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक लोगो होता है, आपके चिप्स के पैकेट पे होगा, आपके घी तक पे मिल जाएगा, आपको मांस पे तो होता ही है। इसकी आवश्यकता फिर भारत में भी बनाई गई, फिर विश्व में बनाई गई। फिर क्या हुआ कि ये इस तरह का एक सिस्टम बना दिया गया कि अगर आपके पास नहीं है तो आप मुसलमानों को बेच नहीं सकते। तो 20 करोड़ के मार्केट को आप इग्नोर कर रहे हैं एक तरह से। अब दूसरा एस्पेक्ट है, आप बोले कि फिर 100 करोड़ तो हिंदू भी हैं, तो हिंदुओं को फर्क नहीं पड़ता। वो जब खरीदते हैं चिप तो उसके पीछे देखेंगे कि नहीं हलाल सर्टिफाइड है कि नहीं। उन्होंने न कल देखा था, न आज देख रहे हैं, न कल देखेंगे, तो वो खरीदते हैं। तो इस कारण से किसी को भी डबल सप्लाई चेन मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, 2 फैक्ट्री बनाने की आवश्यकता नहीं है। हलाल सब खा लेंगे, हलाल सब खरीद लेंगे, लेकिन नॉन हलाल 20 करोड़ आदमी नहीं खरीदेगा। या फिर और कर दे 2 अरब 200 करोड़ आदमी जो है मुस्लिम जो है पॉपुलेशन जो कंज्यूमर है वो नहीं खरीदेगा। तो आप क्या करते हैं, फंडामेंटली अपना पूरा सप्लाई का सिस्टम, अपना पूरा प्रोडक्शन का जो सिस्टम है आप हलाल तंत्र के हिसाब से बनाने लगते हैं, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेशन अथॉरिटी जो भी है वो सिर्फ ठप्पा नहीं लगाती, वो ऑडिट करती हैं। फिर एक बिजनेस के तौर पे, एक कंपनी के तौर पे आप ये सोचने लगते हैं कि मैं क्या 2 अब सेग्रीगेशन करूं या एक से काम चल रहा है, ठीक है दे दो जॉब यार, हमें ऑडिट हो जाएगा, हम जो है हलाल का सर्टिफिकेट ले लेंगे और हम लोगों को बेचेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया है, इस तरह से होता है। और हर प्रोडक्ट के लिए आपको अलग सर्टिफिकेशन की अनुमति लेनी होती है, हर साल वो रिन्यू होता है। अब इसमें एक फंडामेंटल प्रश्न ये है कि अगर हलाल की जो बात है कि ये है कि भाई हाँ ये मुस्लिम के लिए एडिबल है, वो खा सकते हैं, तो सिर्फ एक डिक्लेरेशन क्यों नहीं दिया जा रहा है?
सिर्फ एक लिख दो कि इसमें जेलेटिन नहीं है, इस दवाई में लिख देते हैं। मांस है तो उसमें हम लिख देंगे कि भाई इसका प्रोक्योरमेंट से लेके और ये जो है इसमें कोई भी मतलब ये हलाल है, खाली लिख दो ना हलाल है। सर्टिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है? सर्टिफिकेशन की आवश्यकता ज्यों ही पड़ती है तो पता चलता है कि काफिरों से पैसा लो और एक फिर सिस्टम क्रिएट हो रहा है कि वो पैसा कहीं जा रहा है। या आपने एक ऐसा तंत्र क्रिएट कर लिया है जहां पे आपको बिना किसी तरह के इन्वेस्टमेंट के बड़े बड़े बिजनेसेस से हर साल हर प्रोडक्ट के लिए पैसा आता रहता है। ये हो गया। अब देखिए ये चला कहां से पहुंचा कहां पे। हलाल माने परमिसेबल, उचित, वैध। वहां से हो गया कि नहीं इस्लामिक है, इस्लामिक तरीका है, इसमें इस्लामिक कल्चर की बात है, इसमें इस्लामिक वे ऑफ लाइफ इसमें आ जाता है, लाइफस्टाइल। फिर उसमें शब्द को बदला गया कि लोगों ने कहा कि हम इस्लामिक तरीके वाले क्यों खाएं, तो नहीं आप समझ नहीं रहे। हलाल जो होता है एथिकल होता है, वो मॉरल होता है। हम जो है पूरा एक अलग तरीके से क्रिएट करते हैं, उसमें करुणा होती है, उसमें दया होती है। उसके बाद वो एथिकल से हाइजीनिक पे शिफ्ट होता है कि नहीं साफ सुथरा है, ये हेल्दी है, वो कह के बेचा गया। और फिर जो अंतिम इसका गोल है वो यहाँ तक है कि हम सबसे अच्छे हैं, हम बेटर हैं, हमारा तरीका जो है हमने ये सुनिश्चित किया है, हम सर्टिफाई करते हैं कि हर एक स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो होते हैं और हम यूएन के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबिलिटी इन सब सूचकांकों को, इन सब इंडिसेस पर, इन सब के पॉइंटर्स पे बिंदुवार तरीके से हम उसको फॉलो करते हैं। और तब जाकर आपके प्लेट में 1 किलो मटन या फिर 200 ग्राम चिप्स या कॉफ़ी या और तरह की चीज़ जो है आपके पास पहुंचती है। अब इसकी व्यापकता देखिए कि चेन्नई में एक है ग्लोबल हेल्थ सिटी, 50 से अधिक देशों के लोगों को केटर करने का ये दावा करता है और इट क्लेम्स टू मीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ हाइजीन एंड डाइटरी रेगुलेशंस एज पर द टेनेट्स ऑफ इस्लाम। हॉस्पिटल बनाया है और चल रहा है वो टेनेट्स ऑफ इस्लाम के हिसाब से। जैसे कि हॉस्पिटल बनाने के लिए गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन, हॉस्पिटल में क्या किस चीज़ की आवश्यकता है? हाइजीन की, साफ सुथरा होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे है कि वो टेनेट्स ऑफ इस्लाम के तरफ चलता है। तो अब यहाँ पे इस हॉस्पिटल में जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब होगी उसमें जो है हलाल प्रोडक्ट होंगे, हलाल मेडिसिन दिया जाएगा। वो जहाँ लोग रह रहे हैं उसके लिए वो इस्लामिक तरीके की व्यवस्थाएं होंगी। तो इस तरह की चीज़ें हो रही है। केरल में आपने सुना होगा हलाल अपार्टमेंट्स बन रहे हैं जिसमें टॉयलेट जो है वो मक्का की तरफ नहीं होगा, उसका डायरेक्शन जो है घर का अलग होगा। आप जहाँ नमाज पढ़ेंगे उसका एक अलग डायरेक्शन होगा। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ये जो 6-7 मैंने आपको सेक्टर्स बताए उससे इतर ये और सेक्टर्स में अपने पांव जो है वो फैलाता जा रहा है। अब बात करते हैं कि ये पूरा मुद्दा आया कहाँ से था, उस पर भी थोड़ी चर्चा जो है आवश्यक हो जाती है। 2 चीज़ आई थी, एक टेम्पल मेला की जो मैंने बात की, उसके बाद सीटी रवि ने जो कहा कि हलाल जो है वो इकोनॉमिक जिहाद है। अब आज के संदर्भ में ये हो गया है कि जिहाद का हमने इतना ओवर यूज कर दिया, हर चीज़ में लगा के, लैंड जिहाद, पानी जिहाद, कैक्टस जिहाद, हर चीज़ में जिहाद इतना घुसेड़ दिया है कि उस शब्द की मतलब उसको ट्रिवियलाइज कर दिया है हमने। वो इतना नॉर्मल हो गया जैसे वो कुछ है ही नहीं। आप इंटरचेंजेबली जहाँ मन होता है आप वहाँ पे लिख देते हैं। और जब नेता होता है हाँ ठीक है, उनकी मंशा जो रही होगी वो यही कि ये एक तरह से एक एक्सक्लूजनरी है नेचर में, गैर मुसलमानों को ये पूरे तंत्र से अलग कर देता है और सुनिश्चित कर रहा है कि वो पूरा साइकिल जो है उसमें एंड टू एंड सिर्फ मुस्लिम हो। इस बात पे चर्चा आवश्यक है, होनी भी चाहिए। और फिर टेम्पल मेला में तो जिस तरह से अब रिटेलिएशन तो मिलेगा ही। अब अगर सरकार इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही है, सरकार अगर नवरात्रों में मांस के दुकानों को बंद करने की खाली अपील कर सकती है, सरकार रेस्टोरेंट जो चलते हैं शहरों में
वहां पे ये डिक्टेट नहीं दे सकते कि तुम अगर हलाल बेचते हो तो तुम लिख के चिपकाओ कि यहां हम सिर्फ हलाल मीट बेचते हैं। तो ये डिक्लेरेशन ये तो सरकार की तरफ से आना चाहिए था। सरकार कुछ नहीं कर रही इस सिलसिले में। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली जो है, दिल्ली नगर निगम, इन्होंने कई जगहों पे बोला है कि ये प्रदर्शित करें, लेकिन मैं तो गया हूं, मैंने तो नहीं देखा है कि दिल्ली में ये कंप्लीटली फॉलो हो रहा है कि नहीं। ये लोग नेतागिरी के चक्कर में जब तब इस तरह के स्टेटमेंट दे देते हैं, लेकिन उसको कभी भी फॉलो नहीं किया जाता, उसको इन्फोर्स नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर पे बैन लगाया हुआ है, कितना प्रतिफलित हो रहा है कि कितना उस बैन को फॉलो किया जा रहा है हम और आप सब जानते हैं। उसी तरह हलाल मीट ही आप बेचते हैं, ये अगर आपको चिपकाना है लिख के, तो कितने लोग चिपका रहे होंगे ये हम और आप सब जानते हैं। तो रिटेलिएशन मिलेगा। सरकार नहीं कर रही तो समाज कर रहा है। अब कर्नाटक में वहाँ पे इन लोगों ने, हिंदू संगठनों ने कहा कि नहीं, ये हमारा राइट है कि हम किससे क्या सामान खरीद रहे हैं। हम जो है, चूंकि मुस्लिम शॉपकीपर्स ने हिजाब पे जब सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दी कि नहीं, माफ़ कीजिएगा, हाई कोर्ट ने रूलिंग दे दी कि हिजाब जो है कंपलसरी नहीं है इस्लाम में, इस तरह से एक रिलीजियस प्रैक्टिस जो है एसेंशियल नहीं है, ये बताया है। उसके बाद उन्होंने मार्केट बंद कर दिया था। तो बोला तुमने हमारे लिए हमारा जीवन जो है दूभर कर दिया, लाइफ डिसरप्ट होती है ना, आप मार्केट ही पूरा बंद कर देते हैं, तो हम भी तुमको नहीं आने देंगे। तो उन्होंने ऐसा किया और ये एक प्रयोग था जो सफल रहा। अब मैं वहाँ आऊँगा, श्रीशैलम मल्लिकार्जुन जो टेम्पल है उस पे, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि मैं नहीं जानता कि पहले क्या कहा गया है ऐसे संदर्भों में। टेम्पल की कमेटी होती है, वो स्वायत्त होती है, वो अपने रूल्स निर्धारित कर सकती है। तो जब यह बात चली कि मुस्लिम्स को हम टेंडरिंग प्रोसेस जो है उनका ठेका देने का, कि हर साल शायद रिन्यू होता है, उसमें किस किस को आमंत्रित किया जाए कि तुमको टेम्पल प्रेमाइसेज में, परिसर जो है मंदिर का, उसमें दुकान लगाने दिया जाए, तो उसमें हम तय करेंगे किसको आने दिया जाए। और उन्होंने कहा कि नॉन हिंदूज नहीं आ सकते। केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहले जो भी कहा गया हो हम उन सब को निरस्त कर देंगे अगर ये कहा गया है कि मुस्लिम वहाँ दुकान नहीं खोल सकता। उसके राइट टू लाइफ की बात है और वहाँ खोल सकता है। यहाँ पे ये लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट हलाल इकोनॉमी में यही ज्ञान क्यों नहीं देता है? ये तो विशुद्ध दोगलापन है कोर्टों का, जजों का। अगर आप आंख मूंदे बैठे हैं तभी आपको समझ में नहीं आएगा कि एक मंदिर के परिसर में 2-4 दुकानें अगर मुस्लिम की हैं या जो भी हैं, एक तो सैंक्टिटी वो प्रभावित होती है। क्यों कोई मुस्लिम लगाएगा मंदिर में दुकान? क्यों? मतलब आप कहेंगे कि क्यों नहीं लगा सकता, सेकुलर देश है। नहीं, प्रश्न यह है क्यों लगाएगा? वो कहीं और जाकर व्यापार करे। हिंदू तो मस्जिद में जाता नहीं है दुकान लगाने के लिए। लगा भी ले तो उसका समाज, मुस्लिम समाज उसका इतना बहिष्कार करेगा। दुकान छोड़ो यार, आदमी को रहने नहीं दे रहे हैं। कैराना मथुरा में हमने देखा है। कश्मीर बहुत रेलेवेंट एग्जाम्पल है। दुकान छोड़ो, घर नहीं बनाने दे रहे हैं, घर में नहीं रहने दे, मेरे बनाए हुए घर में नहीं रहने दे रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि नहीं, इसको दुकान, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ वो है, उस पर सुप्रीम कोर्ट आंख बंद कर लेता है कि नहीं, वो तो पुरानी घटना होगी कश्मीर वाली, उस पर सुनवाई तक करने से इनकार कर देता है। और दुकान पे कहता है कि नहीं, उसके राइट टू लाइफ। हिंदुओं का राइट टू लाइफ कहाँ गया जज साहब? ये विशुद्ध दोगलापन है जजों का। और वही है कि जब तंत्र में हिजड़े जब सरकार में बैठे हुए हों, नपुंसक लोग जो इन मुद्दों पे चुप्पी साध लेते हैं, पता नहीं किसका विकास, किसका विश्वास ये ले जाना चाहते हैं। आपका न्याय तंत्र जो है इतना भ्रष्ट है, या आंख मूंदे धृतराष्ट्र की तरह जो है एक मोह में पड़ा हुआ है, या मैनेज कर लिया जाता है, ब्लैकमेल होते हैं ये लोग, तब फिर समाज तो रिटेलिएट करेगा ही। तब समाज कहेगा ही कि नहीं, हमारे मंदिर मेले हैं, हम इसमें मुसलमानों को दुकान लगाने नहीं देंगे। और ये लोग, यही संस्थाएं, लोकतंत्र के जो 2 स्तंभ हैं, न्यायतंत्र और ये हिजड़ों की सरकारें, जो जहां भी, जिस भी स्टेट में जहां पे भी है, जो इन चीजों को
आंख मूंद कर बर्दाश्त कर रही है, कंप्लीटली डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर है। इनके कारण आप देखेंगे कि आने वाले समय में दंगे होंगे, आने वाले समय में लोग लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि सरकारें आंखें बंद करके बैठी हुई हैं, न्यायतंत्र आंख बंद कर चुका है। और यह जब होगा तब फिर पूरा अपराध, पूरा पाप जो है हिंदुओं के ऊपर थोपा जाएगा। फिर से यह याद नहीं किया जाएगा कि गोधरा में 59 कार सेवकों को आग किसने लगाया था। फोकस पूरा यह होगा कि उसके बाद क्या हुआ, दंगों में मुसलमान मारे गए। मैं उस स्थिति से बचना चाहता हूं, और उस स्थिति से बचने के लिए अगर आप इस तरह के एक्सक्लूजनरी हैबिट्स को, इस तरह के तंत्र को, इसमें आप इस बबल में छेद नहीं करेंगे, इसमें आप वही सेकुलरिज्म, वही संवैधानिकता, वही समानता का अधिकार इस पे अप्लाई नहीं करेंगे, तो यह सिचुएशन आपके नियंत्रण से बाहर चली जाएगी। मैं इतना पैशनेट होकर क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे एक कारण है। बात सिर्फ हलाल इकोनॉमी की नहीं है, एक अर्थतंत्र की नहीं है। बात यह है कि यह पैसा कहां कहां जा रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा या आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हैं इंडिया की और विश्व में हैं, वो कई जगहों पे, चाहे एकेडमिक्स हो या एनजीओज के थ्रू हो या अन्य तरीकों से हो, ये आतंकवादियों को पनाह देते हैं। कमलेश तिवारी की जिसने हत्या की थी, उसका केस लड़ने में इसी हलाल तंत्र का, जो डायरेक्ट जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, जमीयत उलेमाए हिंद ऐसे करके है, उसी संस्था का वकील, मतलब उसी के पैसे से लड़ रहा है केस। अमेरिका में ऐसे तमाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन मुस्लिम्स या इस तरह की संस्थाएं, कई संस्थाएं हैं जो हर साल सीनेटर्स को पुश करती हैं, लॉबी करती हैं, और भारत के बारे में ये लोग रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स और इस तरह की चीज़ें, मानवाधिकार के हनन पे रिपोर्ट बनाती है, जिसमें बार बार बताया जाता है कि मुसलमानों के अधिकारों का हनन हो रहा है। कहाँ हो रहा है हनन? लेकिन आपकी वैश्विक छवि इसी हलाल तंत्र के पैसे से खराब की जाती है, क्योंकि वो मिलियंस ऑफ डॉलर दे के खरीद लेते हैं संस्थाओं को, सेनेटर्स को, जो इस पे लिखते हैं, बोलते हैं। इसलिए मैं इतना पैशनेट होके बोल रहा हूं कि अगर ये एक्सक्लूजनरी है तो संस्थाओं को देखना चाहिए, कोर्ट को देखना चाहिए। वो नहीं देखेंगे तो धीरे धीरे जब हिंदू या बाकी जो भी नॉन मुस्लिम्स हैं वो अपने हाथ में अगर इस सिचुएशन को ले लिए, और वो जब अपने फंडामेंटल जो सर्व समावेशी हिंदू हमेशा रहा है, वो जब अपने दरवाजे बंद करने लगेगा, वो जब बाजार में निकलेगा और वो जब खोजने लगेगा कि ये बाइक की शोरूम मुसलमान की है कि हिंदू की है, बोलेगा कि नहीं हिंदू की है, हम 3 दिन बाद ही लेंगे लेकिन हिंदू से लेंगे, हम 20 किलोमीटर ट्रेवल करके लेंगे लेकिन हम हिंदू से लेंगे। इस तरह की सोच जब डेवलप होने लगेगी, तब फिर स्थिति बहुत विकट हो जाएगी, हिंदुओं के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी। तो जब आप किसी मंदिर के प्रमाइस में अलाउ करते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए, कम से कम रिलीजियस जगहों को, जो धार्मिक जगहें हैं, उसकी स्वायत्तता मेंटेन होनी चाहिए। उसमें सुप्रीम कोर्ट को, सरकारों को ना घुसने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप शनि सिंगनापुर के दरवाजे महिलाओं के लिए खुलवा सकते हैं। अयप्पा मंदिर के सबरीमला में आप मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन को अलाउ कर सकते हैं, जो मुस्लिम है, हिंदू भी नहीं है। इसमें जब आप फंडामेंटल, तो आप जानते हैं कि वो वाला फॉलो होगा, लेकिन आप हाजी अली दरगाह में स्त्रियों की को अनुमति नहीं दिलवा पाए आज तक। आप लाउड स्पीकर पर बोलते रहते हैं, घंटा कोई फॉलो नहीं करता है। तो हमें पता चलता है कि आपके वश में वही है, आप उसी पर अपना जोर चला सकते हैं जिस पर चल सकता है, जो मानता है, जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, उसी पे आपका चलता है, बाकी पे आपका नहीं चलता है। तो दोस्तों, ये हलाल पे थोड़ी सी चर्चा थी, बहुत ही
वृहद विषय है। आपको अगर और जानना हो तो आप हलाल इकॉनमी करके आप थोड़ा सा सर्च करेंगे, इस पे ढेर सारे रिपोर्ट्स पड़े हुए हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि ये तंत्र क्या है, कैसे काम करता है। आशा है कि मैंने आपके ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि की होगी। जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।